सबसे ज़्यादा पैंथर सीकर जिले के बलेश्वर क्षेत्र में है। महीने में एक दो पैंथर मर रहे हैं, आबादी में आ रहे हैं। तो आदमी, वन्य जीव, सबको नुकसान हो रहा है। सिलोपिसिस बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है। प्रभावशाली लोग हैं, जांच नहीं होने देते हैं। ये हमारे सामने बहुत बड़ी जरूरत है। एक और गुजारिश करूंगा कि जो भी साथी अपने जिले का समस्या या चुनौतियां बता रहे हैं, वो क्योंकि हर जिले के अंदर भर के समस्याएं हैं, हमारा संगठन या इंडिविजुअल सामाजिक कार्यकर्ता उस पर्टिकुलर एक मुद्दे को लेके सपोर्ट करेंगे, तभी वकील साथी सपोर्ट करेंगे। तो आप उसी मुद्दे पे, उसी समस्या के बारे में बताइए जिसपे आप काम मदद कर पाए। बाकी तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी, आप इसके लिए कागज जुटा पाएंगे वकील साथी को देने के लिए, इसके बारे में बात करिए। हाँ, ये मैंने बताया, उसपे सब पे हमारी हाँ जी, पानी पे दे सकते हैं, ओवरलोडिंग पे दे सकते हैं, और ब्लास्टिंग पे दे सकते हैं, एक्सप्लोजिव पे कि लोगों के घरों की नुकसान हो रहा है उसको दे सकते हैं। वन भीम का पैंथर प्रोजेक्ट। मेरा एक सवाल है मीना जी, ये कितने अभी अगर आप बात करें जो माइनिंग है, कितने ब्लॉक्स हैं अभी वहाँ पे? एक कर रहा है, एक ही वजह से हो रहा है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे हैं? तो मैंने जो कहा लीगल लीगली खनन पट्टे अलग हैं, उनसे इलीगल खनन पट्टे। ये अभी कुछ दिन पहले भास्कर ने तो उसको अलग अलग हमारे इलाकों में भी छापा कि लीगल है उसका कई गुना इलीगल मैक्सिमम। उनको तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके एविडेंस से हम दे सकते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना हो तो आ सकते हैं? हाँ, क्या हो रहा है? बिल्कुल, हमारे को, हम तो कोई भी आए, हम तो अच्छा लगता है जी। सीकर जिले की मैं अभी सीकर के दो मुद्दे रखना चाहूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि जो परिस्थितियां सीकर की हैं वही राजस्थान के अन्य जिलों की भी हैं। जो किसानी का मुद्दा है, किसानियों में वैसे तो किसानों की हजारों प्रॉब्लम्स हैं, और वो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि जो हमारे कंट्री में अभी हो रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, उसके ऊपर न जाते हुए एक लोन की प्रॉब्लम, जो किसानों को लोन मिलता है मुख्यतः वो दो जगहों से मिलता है। एक किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और एक सहकारी समितियां जो गांव लेवल पे बनाई गई हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के, और वही ऊपर जाते जाते जिला स्तर पे सहकारी बैंक है, और उसके बाद में आपका एपेक्स बैंक है जयपुर में जो राजस्थान से डील करता है। तो ये जो लोन है, ये जो सोसाइटीज के ऊपर कुछ चुनिंदा लोगों का एक तरह से कब्जा, जिसमें जिसको लोन मिलना चाहिए, जिस किसान को, जिसके पास में उतनी जमीन है जितनी किसी और अगर किसान के पास में हो, लेकिन उसके रिश्ते किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से गांव के हो, तो उसको आसानी से मिल जाता है। एक है लैंड ट्रांसफर का मुद्दा। देखते हैं कि बहुत ही आसानी से जैसे किसी के डेथ हुई है, उसके बाद में ट्रांसफर होना चाहिए, तो म्यूटेशन और काफी सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं किसानों को, उसका एक मैकेनिज्म सरकार में रूल्स वगैरह तो है, लेकिन एक इस तरह का HRM की तरफ से मैकेनिज्म बने जिसपे उनके लैंड ट्रांसफर और लोन्स जो कि मिलते हैं वो एक इस तरह का, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया, ऑनलाइन से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी समितियों के लोन्स और जो लैंड ट्रांसफर्स हैं, उसके ऊपर एक HRM की तरफ से मैकेनिज्म की आवश्यकता है। किसान की जो बात करिए, मैं हल्का सा एक मिनट में कहूँगा कि फसल बीमा एक बहुत बड़ा वो फ्रॉड इस देश में चल रहा है। मेरा बीमा कितनी बार हुआ है, लेकिन मुझे क्या देना है? प्रीमियम का शायद 3.5% या 4% राजस्थान में भुगतान किया, इसके अलावा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप लोग इसमें कुछ कर चाहें कि किसानों से जितना प्रीमियम पिछले 5 साल में या 10 साल में लिया गया है, उसका मैक्सिमम 3.5 या 4% ही, और उन्होंने जो नुकसान का जो पैमाना मापने का है वो अद्भुत है कि पूरे गांव की फसल होगी, नष्ट होगी, तभी हम भुगतान करेंगे, या एक उस इलाके की फसल, पहले तो था और भी अजीबोगरीब था कि पूरी तहसील की फसल नष्ट होगी
तो गाड़ी का एक टायर खराब होता है उसका बीमा होता है, इंजन खराब होता है उसका बीमा होता है, क्या पूरे उदयपुर की गाड़ियां टूटेंगी तो बीमा देंगे? उसका भी 33% है, उसका भी 33%। हाँ, तो उसका नहीं देते। ठीक है, हम ये कहें कि पूरा इंडस्ट्री एरिया नष्ट हो जाए तब उसका बीमा तो नहीं, उस इंडस्ट्री का तो एक पार्ट खराब होगा तो बीमा। तो पूरा ये फसल बीमा का जो फ्रॉड है इस पे उसका बहुत बड़ी मेरा नाम कारूलाल कोटर है, मैं डूंगरपुर से आया हूँ। वागड़ मजदूर किसान संगठन है हमारा, के साथ में काम करता हूँ, उसका सचिव हूँ। हमारे जमीन का मुद्दा है, डूंगरपुर के 20 गांवों की जमीन, चक राजधानी नाम से जमीन है जो 5000 परिवारों को मिलनी चाहिए। इसमें संगठन ने काफी स्ट्राइक किया और इसके बाद में उनको जमीन मिली, लेकिन जिसका माना मेरी जमीन चाहिए, मेरा भाई कोई नौकरी करता हो तो भाई नौकरी कर रहा है करके उसका नाम काट दिया। 91 चला, उसका सारा कुछ होने के बाद भी आजाद चक राजधानी नाम दिया है और वो एक चक राजा के नाम से था। राजा ने कुछ दावा किया था और सारा कुछ निकाला और वापस मिलना भी शुरू हुआ, लेकिन वो नौकरी वाला है करके छोड़ दिया है। और दूसरा क्या कहते हैं, बबूल के पेड़ हैं, वो उसको खेती नहीं किया है उसने, इस प्रकार से उसको वंचित कर दिया है। दूसरा, हमारे 10 गांव हैं बिच्छीवाड़ा ब्लॉक के जो आसियाबाद, डेडली, खजूरी, इस प्रकार से गांव हैं। उन गांवों की जमीन 1985 में राजस्व की जमीन थी, उसको फॉरेस्ट में तब्दील किया गया, परिवर्तित किया गया। लोगों के पास में जमीन पहले से थी जो खातेदारी जमीन है, उसके साइड वाली जमीन सरकार ने वन विभाग को दे दी। घर बीच में है, साइड में है, लेकिन जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली। वन विभाग ने काफ़ी कागज निकालने के बाद में वन विभाग ने कहा कि ये जमीन हमारी नहीं है। जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी नहीं है, कागज में जमीन वन विभाग की बोलती है। तो न तो फॉरेस्ट राइट का उसको हक मिल रहा है, न राजस्व की तरफ से 91 लगा करके उसको अलॉटमेंट किया जा रहा है। एक ये, तो दूसरा, उसी जगह अभी ट्रेन निकलेगी, सुपर, वो कौन सी ट्रेन निकलने वाली है करके सर्वे चालू है। तो हमको हमारी ज़मीन है, हमारे पीढ़ियों से लोग रह रहे थे और उस ज़मीन का एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिलेगा और उसको छीना जाएगा, ये हमें पहले से महसूस हो रहा है। तो एक ये है, हमारा संगठन पैसा पर की गाँव सभाओं के साथ में भी काम करता है। तो पिछले 2-3 साल से हमने गाँव सभाएँ बना करके जो प्रस्ताव गाँव सभा की तरफ से लेकर के जो जिस प्रकार से काम करना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो नहीं होकर के वो पंचायतों की गाँव सभा के द्वारा जो हो रहा है वही हो रहा है। जो लोगों ने प्रस्ताव बना के दिए वो रुका हुआ है। तो पैसा को लागू कराने के लिए भी हमारा संगठन प्रयासरत है और फॉरेस्ट राइट के लिए भी प्रयासरत है। उदयलाल बुनकर। वैसे मैं प्रगति ग्रामीण का संस्थान जो एक बांसवाड़ा में NGO है उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसके साथ ही भाई जवान सिंह जी गरासिया, जो हम वागड़ मजदूर संगठन और एक वागड़ विकास जो हमारा मंच है बांसवाड़ा में, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं, वागड़ विकास मंच के नाम से। और अभी हमारे तीनों वक्ताओं ने बताया विभिन्न तरह के, जो हम एग्रीकल्चर से लेकर के सारी चीज़ों पे आप चर्चा कर रहे थे। जहाँ मैं पिछले 2-3 साल पहले, जैसे अभी फसल बीमा की आप जो बात करी, उसकी मैंने भी एक दिल्ली की एक संस्था है उनके साथ में हमने एक CSPI के साथ में एक सैंपल एक तरह के सर्वे किया था। तो उसमें क्या है कि आज एक बात बताइए, मैं बांसवाड़ा के उस परिप्रेक्ष्य में जाऊं या डूंगरपुर में जाऊं, जैसे बांसवाड़ा के कुशलगढ़ है, सज्जनगढ़ है,
आवापुरा है, छोटी सरवण है, दानपुर है, उस क्षेत्र में अगर हम फसल बीमा की बात करते हैं तो वहाँ किसान बरसाती खेती पे जीवित है और उस पे जो पानी जो भी उपलब्ध है उस पे वो खेती करता है। अब ऐसे में अगर उस पे कोई इस तरह की आपदा आती है और उसको अगर फसल बीमा से आप जोड़ते हो तो उसको लाभ नहीं मिलता है और सिंचित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अलग तरीके से लाभ मिलना और उनको अलग तरीके से, तो उसको कहीं ना कहीं हमें देखने की जरूरत है कि उनको किस तरीके से फसल बीमे का भी लाभ किस तरीके से मिले। जबकि अभी हाल ही में जो स्थिति देखी हमने, एक कोई स्टडी की, मैंने ये देखा कि एक किसान का बेटा 25-26 रुपये किलो भी उसको सोयाबीन वापस नहीं बिकता है 3600 रुपये में ये, और वो आज अभी सीड ले रहा है 10,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से। आप बताइए, अभी बुआई की हाल ही में बांसवाड़ा क्षेत्र का ही जो स्थिति मैंने देखी कि फर्स्ट में ऐसे बिना मानसून की बरसात होगी और किसानों ने खेती कर ली। कई किसान ऐसी हालात में हैं लॉकडाउन के बाद, अब खेती कर दी, उसकी बुआई करते ही तुरंत बरसात नहीं आई, फसल नहीं होगी सोयाबीन। अब आप बताइए, कई किसानों ने इन्होंने कहा कि आप केसीसी या अन्य लोन लिए, अब लोन ले लिए 1-2 लाख रुपए जो भी, वो कहाँ से भरेगा आप मुझे बताइए। एक तरफ तो फसल बीमा की आप बात कर रहे हो और एक तरफ तो आप इनको अभी ऐसी हालत में उसको बरसात होगी और खेती कर ले, तो उसको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उसको भी कहीं देखने की जरूरत है। एक में जब हम हाईवे की बात कर रहे हैं, NH 927 का जो एक उदाहरण है आपको बताऊं, पूरे इस हाईवे पे अगर हम कुछ अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, हाईवे जहां से गुजर रहा है, हाईवे के दोनों साइडों में, रोड साइड में जो जितने भी पेड़ पौधे थे उस किसान के पेड़ पौधे थे, और जिस कंपनी ने उस हाईवे का काम किया है उस कंपनी ने वो पेड़ पौधे काट करके और उन्होंने रख लिए, तो उसका मुआवजा किसान को कैसे मिलेगा आप बताइए। ये पूरी उस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ जहाँ से NH जो 927, जबकि प्रावधान किया हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि उस क्षेत्र से अगर आपका एक टाकरा भी गिरता है तो उसका अलग से उसको जाना मिलना है, लेकिन आप एक स्टडी कर रहे हैं, ये पूरे उस हाईवे जहाँ से गुजर रहा है किसी को भी मुआवजा इस तरीके का नहीं मिला, तो उसको लेकर के हमें काम करने की जरूरत है। और उसको हम देखें कि केवल मुआवजा ही नहीं, अभी हमने 2-3 केस हमारे हाथ में लिए, अभी हमने प्रशासन को बात किया कि जिस व्यक्ति की जमीन गई है, जहाँ से वो हाईवे निकला, उसकी खातेबंदी जमीन है, उसको मुआवजा नहीं मिला है। आप बताइए कितना बड़ा वो कंपनियां अपना वो कर रही है, तो उसको देख करके भी हमें, एक हमारा पावर प्लांट है, मैं आपको बात बताऊं जो भाई जवान सिंह जी ने भी बताया था, मैं पावर प्लांट क्षेत्र छोटी सरवण में मैं एक कुछ अध्ययन किया कि मैंने ये पाया कि वहाँ के जो किसान हैं और जब संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष समिति संघर्ष कर रही थी, तो उसमें कुछ शर्तें तय हुई थी कि अगर पावर प्लांट यहाँ आता है और काम शुरू होता है तो कुछ चीज़ें हमारी यहाँ स्थानीय लोगों के लिए होगी, जैसे वहाँ कंपनी में भर्तियाँ होगी तो स्थानीय लोग पहले लगेंगे, इसके बाद बाहर के लोग आएंगे। ऐसा कतई नहीं हो रहा, जबकि वहाँ ITI और विभिन्न तरह के जो लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नहीं हो रहा। अभी वहाँ निर्माण कार्य जो भी स्टार्ट हुए, चाहे कच्चे हो या पक्के जो भी हो, वो बाहर की एजेंसियां काम कर रही है। क्यों भाई, जब आपने समझौता किया हुआ है कि वहाँ के जो ठेकेदार हैं या स्थानीय लोग जो भी है उनको काम मिलेगा, उनको नहीं मिल रहा है। ये जो बांसवाड़ा में जो थर्मल जो अभी जो NPCIL का जो आया हुआ है, उसके लिए थर्मल 2 है, NPCIL का जो, हाँ 2 है। एक छोटी सरवण साइड में जो पहले सर्वे हुई है, जवान सिंह जो उसका पता है वो कौन सा है, और एक ये NPCIL का जो अभी है, तो माही एक थर्मल है और एक न्यूक्लियर माही। तो अब आप बताइए सर, इस तरीके से वो किसान को, अभी जैसे कुछ वहाँ स्कूलों में टॉयलेट बन रहे, मैंने देखा कि मैंने खुद ने अप्लाई किया था, जबकि मेरी खुद की एजेंसी
उसमें फिट है कि और सारे लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, आपको वहाँ सुलभ दिल्ली को देने की कहाँ जरूरत है? जबकि हम सारी शर्तें आपकी पूरी कर रहे हैं, तो हमारे स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिलता है काम? तो ये सब चीजें देखने, मुआवजे में भी ये किया कि जब आप मुआवजा दे रहे हो तो गवर्नमेंट ने पहले से प्रावधान किया हुआ है कि किसी व्यक्ति को आप 50 लाख थमा रहे हो, इससे पहले आपको ट्रेनिंग देने का बहुत जरूरी है कि आप 500 किसानों को मुआवजा दे रहे हो, आप मुआवजा देने से पहले ट्रेनिंग तो दे कि उस मुआवजे से आपको क्या करना है। मुआवजा जैसे ही मिला, किसानों ने और लोगों को समझ दी थी, वो पैसा पता नहीं कहाँ खर्च हुआ। तो किस चीज के मुआवजे पे? जो जमीनों का जो मुआवजा मिला है, उस मुआवजे के लिए मुआवजे से पहले उन जिनकी जमीनें जा रही है उनको पूरा ट्रेनिंग, प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है कि पुनर्वास नहीं कर पाए और पैसा तो इन्होंने बाइक वाले थे, उन्होंने कारें खरीद ली और पैसा खत्म हो गया, उधर से पुनर्वास भी नहीं हुआ। वो केवल पुनर्वास ही नहीं सर, वो विभिन्न तरह की जो प्रॉब्लम आई उनको। नहीं, और पर ये पैसा तो रिहेबिलिटेशन का पैसा मिला है ना जी, ट्रेनिंग नहीं दिया है। मिला है, लेकिन प्रॉपर वे में इनको ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से कई किसानों में ऐसा हुआ कि जैसे हमारे यहाँ जॉइंट अकाउंट होते हैं, एक बेटा, एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं सपोज, या 3 बेटे हैं, तो पैसा क्या है कि जब डिवाइड हुआ तो वहाँ क्या है, कुछ स्थानीय जो एजेंसियाँ उसको बहुत बारीकी से जाने की जरूरत है ग्रास रूट पे। तो कहीं लेंस में खाते थे, कहीं इस तरीके से खाते थे, लोगों को पता ही नहीं मुझे कितना पैसा मिला है। मैंने हमने पता किया क्योंकि वो अलग अलग उसमें ग्रुप में थे। हाँ ठीक है, मुझे 50 मिला, उसमें से आपने 10-10 आपने रख लिया, पता नहीं किस तरीके से क्या हुआ उसको। हाँ सर आया पैसा और खर्च हो गया, आपने खर्च क्या किया तो कुछ पता नहीं। तो ये सब चीजें, और फिर आप बताइए कि अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो आप वहाँ के जितने भी बेरोजगार हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको उनको ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया, उनके एजुकेशन के लिए खर्च करना चाह रहे हो, एजुकेशन पे भी खर्च नहीं किया। आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको खर्च करना है, एजुकेशन पे खर्च नहीं किया, ये है। तो बस जो है ट्रेनिंग नहीं दिया है या फिर कोई और भी परेशानी है? क्योंकि रिहैबिलिटेशन का एक पैकेज होता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होता है, घर होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो केवल आपका ट्रेनिंग का इशू है या फिर पूरा रिहैबिलिटेशन? नहीं, अभी घर वगैरह तो बन रहे हैं उनके जो पूरा, लेकिन उनके बच्चों के लिए जैसे आप मुझे बताइए कि आपको एजुकेशन देने की पहले ही बात थी कि भाई हम हमारे क्षेत्र के जो भी परिवार जा रहे हैं आवास तो उनको मिलेंगे, उसके साथ ही पूरी कॉलोनी जरूर आपको एजुकेशन देने के लिए उनको अलग अलग छात्रवृत्ति है या अलग अलग तरह के प्रावधान थे, उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो उनको आपने रिप्रेजेंटेशन भेजा है क्या? जी मैंने भी दिया हुआ है। मुझे बताइए ये कब की बात है? ये तो अभी ये 2-3 साल हो गए। पर अब 2-3 साल में अगर नहीं हो रहा है रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी, तो किसी समय पे हमको ये चीज को कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। हाँ, इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं अपन। तो देखिए मेरा एक आप लोगों को सुझाव है कि जो भी यहाँ आके अपने मुद्दों के बारे में बता रहे हैं वो ये बताइए कि कौन से साल का मुद्दा है। अगर आप 2012 का मुद्दा है, 2013 का मुद्दा है और वो अभी तक खिंचा चला आ रहा है, तो हमें ये भी उस चीज़ में एक आसानी रहेगा कि हमको कौन से मुद्दे को एकदम अर्जेंटली पहले जा करके डील करना है। तो कौन से साल का मुद्दा है वो भी आप बताइए। ये 17-18 का है। अभी जो जब इनको पूरा मुआवजा मिल गया जो 17-18 में 2000 इसमें 17-18 का है। और दूसरा क्या है कि फिर मैंने आपको हाईवे का बताया, वो भी 2 साल पूर्ण होने आए, उसका भी 2019 में सभी लोगों को मुआवजा मिल गया, ऐसे में भी इनको मुआवजा नहीं मिला। आप बताइए कितना। हाँ, ये जो NH 927 वो केवल NH का ही नहीं है कि वो लोगों को जो रेलवे का अभी जो हुआ बंद हो गया, ये अलग चीज है। रेलवे प्रोजेक्ट जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो हुआ उसमें भी यही हुआ, भूमि तो अधिग्रहण कर ली, लेकिन हमारे भापोर और कुछ आसपास क्षेत्र में अभी भी किसान कह रहे हैं कि भाई हमारी भूमि तो अधिग्रहण कर ली, लेकिन हमें मुआवजा कब मिलेगा? तो मुआवजा दिया ही नहीं, और उधर से अधिग्रहण कर ली, अधिग्रहण करने के बाद वो खेती नहीं कर सकता। तो जब से आपने अधिग्रहण कर ली ये भूमि, ये बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा 10 साल हो गए, आप बता 10 साल पूरे हो गए इसके। तो जो बांसवाड़ा जो रेलवे परियोजना, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर रेलवे परियोजना जो
शुरू हुई थी उसका है। और वो लैंड एक्विजिशन के अंडर में एक्वायर किया है land। यस, तो अब उनको मुआवजा नहीं मिला और आपने बता दिया उनको नोटिस दे करके कि भूमि अधिग्रहण कर ली, आप वहाँ खेती नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते तो फिर उनको पैसा कौन देगा भाई आप बताइए। एक तो आपने मुआवजा नहीं दिया और पैसा भी नहीं दिया, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको आज भी ऐसे ही, क्योंकि वो परियोजना ही शायद मेरे ख्याल से अदर जून में पड़ गई, अभी डूंगरपुर से स्टार्ट हुई थी और यहाँ आते आते तो वो परियोजना रुक गई। केवल 17 किलोमीटर का ही अब केवल ये 2011 का मुद्दा है ना। 2011 और दूसरा फिर मैंने कोटरमल जी आपने बहुत सारे इश्यूज बताए, अच्छा है और भी बता सकते हैं, पर ये सारे इश्यूज पे अभी अगर आप इसमें सारा दस्तावेज वगैरह निकालेंगे और या आपके पास रखा हुआ है? कुछ तो मेरे पास है, जैसे NH 927 के हैं, उसकी तो हमने दी हुई है, कोर्ट में भी दे दिया उसको, तो अभी हाल ही में कोर्ट में इसको हमने दिया है। और उन्होंने पुटअप किया कि नहीं वो पता नहीं मुझे, मैंने उसको कोर्ट में दिया आपने? बांसवाड़ा में दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जी। और उन्होंने पुटअप किया नहीं किया, लेकिन अभी हाल ही में 2-4-5 दिन पहले ही, क्योंकि ज़्यादा मजबूर हो गए थे वो लोग, तो अभी मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि एक कंप्लीट करा कर आप कोर्ट में शुरू कर दीजिए। भाई आपकी ज़मीन गई, आपके खातेबंदी ज़मीन है, सब कुछ हुआ और आपको मुआवजा नहीं मिला, तो अब रास्ता तो यही है, कभी ADM के पास जाते हैं तो SDM के पास देते हैं, SDM से होते हैं। इसको थोड़ा और दूसरा क्या है कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी और कुछ इशू रह रहा है क्या आपका? अब एक इशू यही है, वो मैंने आपको कल बताया था, जो माइग्रेशन का भी है। माइग्रेशन का तो जरूर है। निर्मल जी, एक थोड़ा मैं सबमिशन करूंगा कि इसका कारण जो मूल है वो पैमाइश नहीं होना है, क्योंकि पैमाइश आज से 50 साल पहले हुई, तो 50 साल पहले जो ज़मीन हुई उस समय जो हमारे बाप दादे जो खेती करते थे वही ज़मीन पटवारी के रिकॉर्ड में, और दूसरी ज़मीन हमारे ट्राइबल सिस्टम के अनुसार पानी डोल जहाँ पानी बहता है वो ज़मीन हमारे बाप की है, ये करके हम बैठे थे। तो अभी क्या है कि वो ज़मीन गवर्नमेंट की, तो इसका घर भी बना है, उसका पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है, उनके पेड़ पौधे हैं, घर बना है। इस मुआवजे को नहीं मिलने का मूल कारण जो छिपा हुआ है, जो नहीं, जिसकी पैमाइश मूल कारण है, जो 50 साल पहले हुई। तो अब मुद्दा पूरे आदिवासी क्षेत्र में 5th शेड्यूल में यही निकल के आ रहा है कि 1-1 इंच भूमि काश्तकार के नाम से होने की प्रक्रिया आज तक चालू नहीं की। अभी इनकी राजस्व नीति भी बदल दी है कि पटवारी बैठा बैठा, जो राजस्व गांव की अलॉटमेंट की मीटिंग होती है ना, बैठा बैठा अपनी पार्टी के मिलने वाले एक सहायते को उसमें फार्म भरा करके ज़मीन अलॉट कर रहा है। अलॉट करने के बाद में पटवारी मौके पर नहीं जाता है, जबकि वहाँ घर बना हुआ है। अभी पूरा दक्षिण राजस्थान 5 साल बाद जलने वाला है निर्मल जी। तो ये अभी हम लोग ये जो सत्र चल रहा हाँ, है उसमें हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारी समस्या क्या है कारण। और एक सर लास्ट मेरी हम पूरे उदयपुर संभाग की जो हालातों पर अब चिंतन करते हैं कि जो हॉस्टल है गवर्नमेंट हॉस्टल, उसकी मेरे पास फोटोग्राफ और सब कुछ है। ऑल हॉस्टल जितने भी उदयपुर डिवीजन के जितने भी हॉस्टल है उन सब की फोटोग्राफ है। आप बताइए कि कोई हॉस्टल में बालिका नहीं जा रही है, इसके पीछे कई कारण है। हॉस्टल में उनके लिए अलग से टॉयलेट वगैरह सारी सुविधा नहीं होना है, तो टूटे फूटे होना, उनको खाना सही समय पे नहीं मिलना। और उसको आप देख लो वहाँ जो उनके पलंग वगैरह और जो भी ये सुविधा दी हुई है हॉस्टल की, इतनी बहुत क्या है, जो नए हॉस्टलों को छोड़ करके जो पुराने हॉस्टल है गवर्नमेंट हॉस्टल जो नहीं है, लेकिन उनकी जो सुविधा है जो भी मिल रही है खाने से लेकर सारी, वो बहुत घटिया। मतलब आप बताइए कि जो मिलनी चाहिए अब वो क्यों जाएगा, आप मुझे बताओ। उसको सोने के लिए सही आपके पास अभी कोई ऐसा कुछ आपने स्टडी या कोई हाँ है, हाँ ये हॉस्टल जो है, ये जो हॉस्टल है वो
खाली आदिवासी बच्चों के लिए है या सबके लिए? ये सभी गवर्नमेंट हॉस्टल जो है ना सभी तरह के। तो आप ये खाली बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मेरे पास पूरे उदयपुर डिवीजन के 4 जिलों का है। 4 जिलों का हॉस्टल बांसवाड़ा में डेटा है? बिल्कुल पूरा, वो पूरा फाइंडिंग पूरा मैं आपको उसको दूंगा, और तो गवर्नमेंट को भी हम दे सकते हैं इसको। ठीक है सर, धन्यवाद सर। खाली मुद्दे का नाम बताइए, क्या मुद्दा? मेरा नाम नारायणलाल रोत है, अरावली आदिवासी मुक्ति संगठन डूंगरपुर में काम करता हूँ। 7742868847 नंबर मेरा। 7742868847। मेरा जो संगठन में काम करने का जो अनुभव है और चुनौती, उसकी बात, चुनौती की विशेषकर बात करेंगे हम यहाँ। एक तो विशेषकर ये कि वो पूरा जनजाति क्षेत्र है, और हमारी चुनौती ये है कि हमारे उस जगह में 3 कानून काम करते हैं। एक पंचायती राज, दूसरा ग्रामदानी गांव एक्ट और तीसरा पैसा एक्ट। तो ये तीनों हमारे समाज के लिए चुनौती, जिसमें ग्रामदानी जो सिरोही जो बात आई, वैसे हमारे डूंगरपुर जिले में 42 गांव हैं, 42। उसमें जो खजूरिया करके एक गांव है, ग्रामदानी गांव, उस व्यक्ति की जमीन 11 बीघा जमीन दूसरी पंचायत एरिया के व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी गई। उस प्रकरण को हमने हाथ में लिया। उसके ग्रामदानी गांव का जो पटवारी से संबंध चर्चा की, उसके जयपुर उसका ऑफिस है, वहां तक हमने संपर्क किया। जयपुर वालों ने बिल्कुल उस कानून के अनुरूप पॉजिटिव रिपोर्ट दी कि ये जो प्रकरण है वो गलत है, ग्रामदानी गांव की जमीन दूसरे गांव का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। और पुलिस में FIR दर्ज करने की हमने बात कही, लेकिन 1 साल भीतर हमने पूरी प्रक्रिया करने के बाद वहां का जो संबंधित थाना है दोवड़ा, उसने अभी तक उसकी FIR दर्ज नहीं की। गोगरा से 11 बीघा जमीन, और उसमें सिस्टम है कानून में कि एक ग्रामदानी गांव का व्यक्ति और पड़ोस में अगर ग्रामदानी गांव है तब भी वो व्यक्ति वहां की जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि पंचायत एरिया का व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता है। और ये होता कैसे है वो हमने पता किया कि जो भाई ब्रजमोहन जी ने बताया वो स्थिति ऐसा होता है कि मैं ग्रामदानी गांव का व्यक्ति हूं, उदयपुर का या चित्रकूट का। चित्रकूट ग्रामदानी गांव है और आप सिरोही के हैं, तो मैं ग्रामदानी गांव का जो अध्यक्ष हूं, उसको ये पावर है कि वो वोटर लिस्ट जो बनती है उसके जो चुनाव होते हैं, अगर मुझे हमारे सरपंच जी को अध्यक्ष बनाना है तो मैं अपने हिसाब से उसकी वोटर लिस्ट तैयार करता हूं और सिरोही के ब्रजमोहन जी का नाम उसमें मैं एंट्री कर देता हूं। और अगर वोटर लिस्ट में वो एंट्री हो जाती है और उसको वोट देने का अधिकार हो जाता है तो सिरोही के ब्रजमोहन जी मेरे ग्रामदानी गांव की जमीन खरीद सकते हैं। ये वो इसी मामले में थी कि ये दूसरे वाले नहीं, उसी में जमीन का मैंने FIR के बारे में कोशिश की, चालान पेश नहीं करने नहीं किया। अपने बाद में कोई किसी से बात करी, कोई SP के पास भी शिकायत, SP के पास भी शिकायत की, थानेदार के पास भी की, कोर्ट में भी इस तरह का भी केस उससे करवाया, लेकिन उसमें कोई भी किसी तरह की रिजल्ट नहीं का कारण उसमें ग्रामदानी गांव का पूरे जिले का एक ग्रामदानी जिला संघ का अध्यक्ष होता है और वो अध्यक्ष हमारा वहां का एक्स MLA है और एक्स MLA वहां होने के नाते अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो अपनी प्रेस्टीज का सवाल है MLA का और वो अध्यक्ष भी। और जयपुर में जो समग्र विकास संघ जो बना है इनका जयपुर के अंदर, उसकी बराबर इसकी बातचीत चलती रहती है और उस ग्रामदानी जिले का संघ का अध्यक्ष के नाते दबाव से वहां पर FIR दर्ज नहीं हुई। ये मूल कारण। 15 साल से चुनाव भी नहीं हुए। कितने गांव का ये ऐसा है आप बता रहे हैं? जैसे एक गांव का हुआ है, बहुत सारे वो 42 गांव है, लेकिन एक गांव का ही प्रकरण हमने हाथ में लिया। एक गांव का प्रकरण तो आपने लिया है और आप बता रहे हैं कि अभी इसका पेश कर दिया है।
इसलिए कैसे पेश किया? कोर्ट पे कंप्लेंट करिए, एसपी के पास में कंप्लेंट करिए। हाँ, लेकिन जो आप जो बता रहे हो वोटर लिस्ट कोई दूसरे जिले की वोटर लिस्ट है, और वो यहाँ पे आपके चाहे जिले की भी छोड़ो, पड़ोस वाले गांव का भी व्यक्ति दूसरे वाले गांव में आकर रख दिया। हाँ। तो उसने कोई संपत्ति वगैरह वहाँ पे करा, कोई राशन कार्ड पहले बनाया कि वो सीधा का सीधा वोटर लिस्ट सीधा कुछ भी नहीं। करूंगा इसमें सबसे तो वो जो हमारी सामान्य वोटर लिस्ट है वो अलग है, जो निर्वाचन आयोग की है। हाँ। ये ग्रामदानी ग्राम सभा की जो वोटर लिस्ट है उसमें बन जाना, वो हमारी जो आम वोटर लिस्ट है, आम मतदाता है, किसी से कोई लेना नहीं। लेकिन इसके और उसके रूल्स तो वोटर लिस्ट बनने के सेम है। नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। ग्रामदानी ग्राम सभा का अध्यक्ष है, उसका एक ही है। ग्राम सभा एक अलग है, ग्रामदान बोर्ड अलग है, भूदान बोर्ड अलग है। ग्रामदानी ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वो सर्वोपरि है, उसका सेक्रेटरी जो वही पटवारी है, वही उसका सीईओ है, तो वो सीईओ ही लिस्ट को बनाता है, सरपंच को जो अध्यक्ष को वेरीफाई करता है। ग्राम पंचायत उस गांव में फिक्सड है, ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट कोई लेना नहीं है उसका। अमिताभ बच्चन टोकरा गांव की ग्रामदानी ग्राम सभा का सदस्य है, वहाँ का राशन कार्ड है नहीं है, कोई लेना नहीं। पंचायत समिति दौड़ा। अब उन्हें उसमें एक श्रीमान में आपसे निवेदन पूरा हाउस से कि जो भरतमन जी बताया कि वोटर लिस्ट जो बनती है, निर्मल जी, वोटर जो लिस्ट बनती है वो केवल उसका नाम ही जोड़ा जाता है। और उसका मैं ताजा उदाहरण बता दूं आपको, डूंगरपुर जिले में पंचायती राज संस्थान का चुनाव हुआ और डॉक्टर वी.आर. बोगरा को हमको जिला प्रमुख बनाना है, लेकिन डॉक्टर वी.आर. बोगरा शहर में रहते हैं। डॉक्टर वी.आर. बोगरा का नाम एक रातापानी ग्रामदानी गांव है, उसमें एंट्री होती है और जनरल का व्यक्ति जिला प्रमुख बन जाता है। ये है सर नारायण जी, ये खजूरिया वाला मैटर। हाँ ठीक है, खजूरी। और हफ्ताओं से ये भी निवेदन है कि कुछ जैसे अभी बताया ना कि आपका कहीं पे पानी के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कल जो चर्चा चल रही थी हम लोग वो बता रहे सर सेकंड मीटिंग में। मैं डूंगरपुर शहर के नजदीक, दूसरा बिंदु मेरा, डूंगरपुर शहर में राजस्थान सिंटस लिमिटेड कंपनी, वो मिल का कारखाना है, कपड़ा बनता है, उसमें धागा बनता है। वो लगभग 11 गांवों को जो हैंडपंप लगे हुए हैं, उस पानी से पूरे 11 ही गांव के हैंडपंप खराब हो चुके। सिंटेक्स कंपनी, सिंटेक्स, और उसमें आपकी चाय नहीं बनेगी, आपका खाना नहीं बनेगा। दूसरा, उस मिल का जो पानी है वो निकासी द्वार से, नाले से नदी है शहर के पास में, उस नदी में पूरा का पूरा पानी निकासी देती है। और उस नदी में जाने से पूरी वहाँ के जो जल में जो मच्छी जितने भी जानवर हैं वो कई बार मर चुके हैं और पशु भी पानी पी के मर चुके हैं। हमने उसका पूरा सरकार को शिकायत की, उसके सैंपल भेजे, लेकिन पूरे सैंपल भी हमारे फेल हो गया है। वहाँ पर हम सब लोग जानते कैसे क्या होता है। तो हमारी पूरी 10-12 गाँव की पूरी समस्या है कि पूरा वातावरण बिगड़ चुका है, पानी बिगड़ चुका है और सरकार हमारे उसमें कोई किसी प्रकार एक्शन नहीं कर फाइंडिंग कर रखा है क्या, स्टडी किया हमने? हाँ आपने जी करके रखा जी, इसको हम लोग बिल्कुल। दूसरा बिंदु जमीन का मैटर है मेरा, वो बिल्कुल पूरे जिले की बात नहीं, किसी एक गांव की बात बता रहा हूँ मैं कि डूंगरपुर शहर से 10 किलोमीटर रतनपुर रोड हाईवे पे क्रॉस करते हैं। 10 किलोमीटर पे बलवाड़ा ग्राम पंचायत है। बलवाड़ा ग्राम पंचायत के अंदर 50 साल से लगभग 33 परिवार के मकान बने हुए, उनमें बिजली कनेक्शन भी है, बोरवेल भी किए हुए हैं, हैंडपंप लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उस जमीन को सरकार उनके नाम पे अलॉट नहीं करती। कलेक्टर को लिखा, ग्राम पंचायत को लिखा, सारी प्रक्रिया करने के बाद भी वो जो बिलानाम जमीन का जो मालिक है वो अपने आप में ग्राम पंचायत की हैसियत से वो वहां का सरपंच जनप्रतिनिधि उन लोगों को जमीन अलॉट नहीं होने दे रहा है और वो ग्राम पंचायत का मैटर है। चौथा जो तीसरी बात मेरी है, कहीं मंदिर का चक्कर तो नहीं है वो? नहीं है सर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन जमीन है वो। उसमें चक्कर ये है आपको सबके सामने कि वहाँ रेलवे का एफसीआई का गोदाम है पास में। उस गोदाम के पास में जो जमीन है वो 100-150 बीघा जमीन समतल है पूरी,
और उस समतल जमीन पर वो आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, ये दिक्कत है मेन, और वो शहर से नजदीक है। दूसरा, सब साथियों के बीच में कल भी चर्चा हुई, आज भी हुई चर्चा कि जो दिल्ली बॉम्बे की बात कर रहे हैं, गलियारे की बात, उसमें हमारे जिले का 50 किलोमीटर रेंज पूरी पड़ती है। 50 किलोमीटर रेंज के अंदर खेरवाड़ा से रतनपुर गुजरात बॉर्डर तक हाईवे के दोनों तरफ, हाईवे जो बना हुआ है इसकी दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर दूरी पे दोनों तरफ सर्वे हो चुकी है। वो तमाम पेड़ कटेंगे, तमाम आदिवासियों के मकान हटेंगे, और वो करीब एक पंचायत से लगभग 500 आदिवासियों के मकान हटेंगे, 500 ही मानते हैं हम, और वो 50 किलोमीटर दायरे में हटेंगे, 2 किलोमीटर रेंज। उसी के साथ में बुलेट ट्रेन की सर्वे हो चुकी है, वहां पर सर्वे हो चुकी है वहां, और वो बिल्कुल चिन्हित कर दिया है। और वो जो बुलेट ट्रेन जो हमारे वहां से गुजरेगी, वो स्टेट से 10 फीट ऊंची स्टेट लाइन जाएगी पिलर बनाकर, और उसके चारों तरफ जो जमीन है, वो जमीन और मकान और पूरा पर्यावरण दूषित होगा। और वो जो पूरा जो 10 मीटर ऊंचा होगा, वो पूरा 10 फीट पे, और 17 मीटर चौड़ा होगा पूरा बुलेट ट्रेन का। ये जो DMIC का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ डूंगरपुर से जाएगा और कहाँ वहीं से सब जाएगा, पूरा नेशनल हाईवे किनारे के लिए नहीं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ। बुलेट ट्रेन DMIC दिल्ली से दिल्ली अलवर से बॉम्बे तक पूरा सीधा, ये पूरा एरिया आ रहा है, राजस्थान मर्द दोनों तरफ सर्वे यहाँ पे होना शुरू हो गया, इसकी अपने पास में जांच हो गया चिन्हित निशान हो गया नहीं वकील साहब। 26% पैसा जापान से वर्तमान सरकार ले चुकी है, 60%, 26%। 2012 के आसपास हो चुका है। बात मैं समझ गया, लेकिन जो पहले बुलेट ट्रेन सबने सुना है, जो वो अहमदाबाद टू बॉम्बे जाना था, वो तो जापान ने पैसा देकर उसको मना कर दिया, उसकी तो अभी वापस बात शुरू होने लगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर खासतौर से डूंगरपुर से बुलेट ट्रेन की इस तरह की आवश्यकता, और किस चीज़ के लिए, या तो बहुत छोटी ट्रेन बनाने का इनका कोई आइडिया होगा कि बहुत ही छोटी कॉरिडोर वाली बात कर रही है। नहीं, बुलेट ट्रेन की सर्वे होगी वहाँ, वो सर्वे हो चुकी है वहाँ। बुलेट ट्रेन निशान मार दिए। बुलेट ट्रेन होती है, बहुत तेज चलती है, और बहुत दूर की उसकी डिस्टेंस होना चाहिए, 30, 35, 50, 100 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन नहीं है। नारायण जी, बुलेट ट्रेन नहीं है वो नहीं, जवान सिंह जी, बुलेट ट्रेन का है। उसी का पार्ट है, DMIC का ही पार्ट, उसी का पार्ट। माफ करिएगा, समय कम है, हम उधर से अभी कुछ चर्चा नहीं ले रहे, इधर से खाली हम ये अभी वक्ताओं को सुनेंगे। आपके कुछ सवाल है तो हम लोग टी ब्रेक में हम लोग बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। नारायण जी सारा कुछ नोट कर लिया है, उसकी बात भी अभी कुछ जरूरत होगा, आपने लिखा है तो हम संपर्क करेंगे। सभी वक्ताओं को धन्यवाद। अभी अगले जो हमारे साथी है, उदयपुर जिले के जो साथी हैं वो आ जाए, और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर।